नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में जीवन की उस अद्भुत यात्रा की गहराई में चलेंगे जो विज्ञान की सबसे विस्मयकारी और जटिल प्रक्रियाओं में से एक है, मानव प्रजनन। ये कोई साधारण जैविक घटना नहीं है, बल्कि जीवन के जेनेटिक ब्लूप्रिंट की एक एकदम सटीक और महाकाव्य जैसी यात्रा है। दो अलग अलग कोशिकाओं से लेकर एक नए जीवन के निर्माण तक हर कदम पर प्रकृति का अचूक गणित काम करता है। तो चलिए, मानव प्रजनन की पूरी प्रक्रिया, जिसमें शुक्रजनन, अंडजनन, निषेचन और लिंग निर्धारण शामिल है, इस शानदार सफर को समझते हैं। 20 करोड़। जरा इस नंबर की विशालता के बारे में सोचिए। एक सामान्य स्खलन के दौरान औसतन 20 करोड़ शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। यह संख्या ही बता देती है कि ये पूरी प्रक्रिया कितने बड़े पैमाने पर होती है। और इस भयंकर रेस में उन 20 करोड़ में से केवल एक ही शुक्राणु अंततः सफल होता है। जीवन की शुरुआत सच में कितनी प्रतिस्पर्धात्मक है ना? तो इस पूरे विषय को हम क्रमानुसार 4 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, रूपरेखा का उद्गम। दूसरा, अवसर की खिड़की। तीसरा, एक महाकाव्य दौड़। और अंत में चौथा, अंतिम कोड। चलिए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, रूपरेखा का उद्गम। अब किसी भी इमारत को बनाने से पहले हमें ईंटों की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह जीवन की नींव युग्मक जनन यानी गेमेटोजेनेसिस से रखी जाती है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जैविक प्रक्रिया है जहां प्राथमिक जनन कोशिकाएं परिपक्व होकर नर और मादा युग्मकों में बदलती हैं। नर में होने वाली इस प्रक्रिया को शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और मादा में इसे अंडजनन या oogenesis कहा जाता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं अपने आप में बेहद खास हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल ट्विस्ट है। इन दोनों प्रक्रियाओं की टाइमलाइन बिल्कुल अलग होती है। नर में युग्मकों का बनना यानी शुक्रजनन यौवनारंभ या प्यूबर्टी के समय शुरू होता है, लेकिन मादाओं में कहानी एकदम अलग है। अंडजनन की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। जब एक बालिका अपनी मां के गर्भ में होती है, जन्म के समय उसके अंडाशय में लाखों प्राथमिक कोशिकाएं पहले से मौजूद होती हैं। बिल्कुल कमाल की बात है। अगर शुक्रजनन के प्रोसेस को थोड़ा करीब से समझें तो इसमें प्राथमिक जनन कोशिकाएं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, वो समसूत्री और फिर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से अंततः 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। फिर इनके आकार में बदलाव होता है और ये परिपक्व शुक्राणुओं यानी स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 61 दिन का समय लगता है। एकदम सटीकता से चलने वाली ये एक निरंतर निर्माण प्रक्रिया है। दूसरी ओर है अंडजनन। जन्म के समय एक बालिका में लगभग 2 मिलियन प्राथमिक oocytes मौजूद होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते ये संख्या तेजी से घटकर केवल 4 लाख रह जाती है। और इनमें से भी पूरे जनन काल के दौरान केवल लगभग 400 अंडे ही पूरी तरह परिपक्व होकर बाहर आ पाते हैं। मतलब 2 मिलियन से शुरुआत और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 400 का। प्रकृति का अपने एक बहुत ही सख्त फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। अब आते हैं हमारे दूसरे चरण पर, अवसर की खिड़की। युग्मकों के तैयार होने के बाद टाइमिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल शुरू होता है। इसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। यह डिंबग्रंथि चक्र का वह पीक मोमेंट है जब परिपक्व ओवेरियन पुटिका फटती है और अंडाशय से अंडाणु बाहर आता है। यह पूरी तरह से हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले FSH और LH हार्मोन द्वारा। 28 दिन के एक टिपिकल साइकिल में ये ओव्यूलेशन आमतौर पर 14वें दिन घटित होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समय की पाबंदी है। एक बार बाहर आने के बाद इस अंडाणु के पास निषेचन के लिए केवल 12 से 24 घंटे की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की होती है। बस इतना ही टाइम। अगर इस 24 घंटे के अंदर अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता तो वो नष्ट हो जाता है। ये पलक झपकते ही निकल जाने वाला मौका है जो इस प्रक्रिया की संवेदनशीलता को दिखाता है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, एक महाकाव्य दौड़। अब समय के खिलाफ एक असली रेस शुरू होती है। जब वो 20 करोड़ शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो उन्हें गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक एक बेहद लंबी और खतरनाक यात्रा करनी होती है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अम्लीय वातावरण और इतनी लंबी दूरी के कारण लाखों शुक्राणु तो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। अंततः फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला हिस्से तक, जहां अंडाणु इंतजार कर रहा है, केवल 400 से 500 शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं। 20 करोड़ से सीधे 500, ये किसी महाकाव्य की तरह है।
तो जब ये फाइनलिस्ट शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचते हैं तो आगे क्या होता है? ये कोई सिंपल टकराव नहीं है, ये तालों की एक पूरी श्रृंखला को खोलने जैसा है। सबसे पहले शुक्राणु एम्प्यूला में अंडाणु को घेरते हैं, फिर बाहर की परत कोरोना रेडिएटा को घुलाते हैं। इसके बाद उन्हें एक और बेहद मजबूत परत ज़ोना पेल्यूसिडा को भेदना होता है। इस कोशिश में कई शुक्राणु अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही जा पाता है। और जैसे ही वो एक अकेला लकी विनर शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, बूम, एक जादुई बायोलॉजिकल घटना घटती है जिसे ज़ोना रिएक्शन कहते हैं। अंडाणु की बाहरी परत ज़ोना पेल्यूसिडा तुरंत अपनी संरचना बदल लेती है। ये एक अभेद्य दीवार बन जाती है, बिल्कुल एक बायोलॉजिकल लॉकआउट मैकेनिज्म की तरह। मतलब अब कोई दूसरा शुक्राणु अंदर नहीं आ सकता। आनुवंशिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रकृति का ये ताला बहुत ही जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, अंतिम कोड। निषेचन की सफलता के बाद जब नर और मादा के क्रोमोसोम मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो अक्सर मन में एक ही सवाल आता है, जन्म लेने वाला शिशु बालक होगा या बालिका? ये आखिर तय कैसे होता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे शुद्ध विज्ञान और गणित काम करता है। चलिए इस क्रोमोसोम वाले गणित को डिकोड करते हैं। मानव शरीर की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में होते हैं। पहले 22 जोड़े ऑटोसोम हैं, जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं। सारा खेल उस 23वें जोड़े का है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मादाओं में हमेशा 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। इस गणित को समझना एकदम सीधा है। चूंकि मादा के पास सिर्फ X क्रोमोसोम है, तो उसके द्वारा बनाए गए हर एक अंडाणु में हमेशा X ही होगा। दूसरी तरफ नर के पास X और Y दोनों हैं, तो वो 2 तरह के शुक्राणु बनाता है। 50% शुक्राणुओं में X होता है और बाकी 50% में Y होता है। तो फाइनल नतीजा क्या निकला? होने वाले बच्चे का लिंग पूरी तरह से नर युग्मक यानी शुक्राणु पर निर्भर करता है। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो कॉम्बिनेशन XX बनता है यानी बालिका, और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो कॉम्बिनेशन XY बनता है, जिससे बालक का जन्म होता है। एकदम साफ साफ जीव विज्ञान। लिंग निर्धारण पूरी तरह से शुक्राणु के जेनेटिक पेलोड पर टिका है। मतलब प्रकृति ने ये सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि पुत्र या पुत्री होने की संभावना हमेशा बिल्कुल 50-50% ही रहती है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। कोशिकाओं के बनने से लेकर इस महाकाव्य जैसी रेस को जीतने तक मानव प्रजनन का ये पूरा विज्ञान हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जीवन का ये ब्लूप्रिंट वास्तव में कितना जादुई और सटीक है। इतनी जटिल प्रक्रिया इतने शांत तरीके से लगातार चलती रहती है। क्या ये हमें प्रकृति के और रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित नहीं करता? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।